उसका जो अल्टीमेट रीजन था वो था एफिशिएंट यूजेज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, एक ऑफ कोर्स इसी की गिर सारी बात घूमती है कि इट वाज बिकमिंग इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट्स टू टेक केयर ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन। इट वाज बिकमिंग insufficient for the governments to tackle the quality demands of the people. So what they did, they opened the gates in the governance for the प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, और ये वो मौका था कि जब प्राइवेट सेक्टर जो है वो दाखिल हुआ और यू नो उसने स्कूल्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, पानी के अंदर, बिजली के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की। ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक टर्म समझनी है, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है और आपसे एग्जाम में इस तरीके से सवाल आके पूछा भी जा सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। There's a term with the name of NPM, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक हो गया। अब आपने ये बात समझनी है, देखें, इससे पहले जो टर्म एग्जिस्ट की जाती है या इस्तेमाल की जाती है उसको हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हम सबने सुनी भी है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो टर्म है वो डिनोट करता है गवर्नमेंट बाय हायरार्की। क्योंकि ये जो वर्ड होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज मोर लाइक इट शोज दैट देयर इज अ हायरार्किकल सेटअप जिसमें रिसोर्सेस को एडमिनिस्टर किया जा रहा है, ना कि लोगों के लिए मैनेज किया जा रहा है। ये जो वर्ड्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, इनमें बहुत फर्क है। तो कहा यह जाता है कि जब गवर्नेंस बाय हायरार्की से गवर्नेंस, मार्केट गवर्नेंस आई, तो इस तरह की गवर्नेंस को क्या नाम दिया गया? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक हो गया। यानी कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन हटा के मैनेजमेंट लगा दिया और पब्लिक से पहले भी न्यू लगा दिया। ठीक है। So the growing influence of the market mechanism led to the rise of NPM, New Public Management. New Public Management में एसेट्स को मैनेज करने का जो सबसे बड़ा रोल था वो प्राइवेट सेक्टर के पास था। तो इस एनपीएम मॉडल के अंदर जो हमारा इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं उनका क्या रोल होता है कि उन्होंने सिर्फ लॉन्ग टर्म पॉलिसी गोल्स देने होते हैं। यहाँ पॉलिटिशियंस की बात हो रही है, यहाँ गवर्नमेंट्स की बात हो रही है कि एनपीएम मॉडल के अंदर जो गवर्नमेंट्स है उनका काम क्या रह जाता है कि आपने लॉन्ग टर्म पॉलिसी गोल्स दे दे है। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा उन्होंने जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कायम करनी है ताकि प्राइवेट सेक्टर सही तरीके से काम कर चुके। ये आपने चीज याद रखनी है। एनपीएम रिगार्ड्स पब्लिक प्राइवेट डायकोटमी एज ऑब्सोलीट। इस बात का क्या मतलब है? देखिए, इस बात का मतलब ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि इससे पहले दौर में यह समझा जाता था दैट देयर कैन नॉट बी एनी इंटरैक्शन बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। जब पुराने वक्तों के अंदर तो प्राइवेट सेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि उसका कोई रोल होगा गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन एनपीएम ने हमें यह बताया कि नहीं, हमारा ये जो डायकोटमी जिसको हम समझते हैं, डायकोटमी होता है दो चीजों का अलग अलग से एग्जिस्ट करना। एनबीएम कह रहा है डायकोटमी ऑब्सोलीट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, डायकोटमी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो एनपीएम के अंदर किस तरीके से पब्लिक सर्विसेज को फराहम किया जाता है? कंपटीशन के थ्रू, यानी कंपटीशन इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था। ये वही बातें सारी रिपीट हो रही हैं। ठीक हो गया। सो द कंपटीशन ब्रॉट द आइडिया ऑफ बेंचमार्क्स एंड अदर बेसिस फॉर कंपैरिजन। देखिए, जब आप कंपनीज के बीच में कंपटीशन लेके आएंगी कि पांच कंपनीज है एक इलाके में, पांचों ने पानी देना है और एक ही इलाके को पानी देना है, तो वो पांचों की पांचों कंपनी एक दूसरे के साथ compete करेंगी, अपनी क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश करेंगी, अपनी प्राइसेस को कम करने की कोशिश करेंगी, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रोडक्ट को खरीदें या उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो हमारी बात कंप्लीट होगी कि हायरार्की से मार्केट की तरफ क्यों आता है। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए।
एनी क्वेश्चन? All right. Now we need to talk about the market governance to network governance की तरफ शिफ्ट था। वो ऐसा क्यों हुआ? ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि मार्केट गवर्नेंस से नेटवर्क गवर्नेंस की तरफ जाना पड़ा? 1990s। तो 1980s में हमने क्या देखा कि शिफ्ट हुआ हायरार्की से मार्केट की तरफ, और फिर 1990s में हमने क्या देखा, शिफ्ट हुआ मार्केट से नेटवर्क की तरफ। अब इसके अंदर आपने जो सबसे जरूरी चीज समझनी है, दिस शिफ्ट वाज प्राइमरीली ड्रिवन बाय द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द नीड फॉर मोर कोऑपरेशन बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट एक्टर। 1990 की जो दुनिया है, देखिए, अब आप लोगों के लिए जो ज्यादातर लोग हैं जिनका सोशल साइंसेज से बैकग्राउंड नहीं है, उन लोगों को ये बातें शायद थोड़ी सी बड़ी आइसोलेटेड और अजीब किस्म की लग रही होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं होता। हमारी जो हिस्ट्री है ना, वो बड़ी कनेक्टेड होती है। देखिए, 1980s के अंदर जैसे जैसे पॉलिटिकल चेंजेस आए, वैसे वैसे इकोनॉमिक चेंजेस भी आए, वैसे वैसे गवर्नेंस चेंजेस भी आए। सेम गोस फॉर 1990s। 1990 की दहाई में किस चीज के तौर पे जानी जाती है? 1990 की जो दहाई है, 1990 की दहाई में कोल्ड वॉर नामी वॉर का खात्मा हुआ था। ठीक है, आई होप एवरीबडी नोज दिस, कि एक कोल्ड वॉर चल रही थी बिटवीन द टू बिग कंट्रीज, बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो कोल्ड वॉर खत्म होना शुरू हुई, और जब वो कोल्ड वॉर खत्म हो गई तो मार्केट्स मजीद एक्सपैंड हुई। और जब मार्केट्स मजीद एक्सपैंड हुई तो मार्केट को ये लगा, दुनिया भर की मार्केट्स को, जो कि प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर रहा था, ये बात लगी कि इट्स नॉट पॉसिबल कि हम पब्लिक सेक्टर को इससे दूर रख सके। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हो क्यों रहा था? कि वाई वॉज इट गोइंग ऑन? तो आपने यहाँ पे दो चीजें समझनी है कि जब तक मार्केट गवर्नेंस ने डोमिनेट किया दुनिया के अंदर, सिस्टम्स को डोमिनेट किया, यानी कि जब तक मार्केट ने गवर्नेंस को चलाने में सबसे अहम किरदार अदा किया, तो उस टाइम पे दो बड़े चेंजेस आए: लॉस ऑफ इंटरनल सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट्स एंड लॉस ऑफ एक्सटर्नल सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट्स। ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपने गौर से सुननी, आपको समझ आ जाएगी। देखिए, जब एक मुल्क है, ठीक है, एक मुल्क में एक हुकूमत है, उसमें एक प्रॉपर सिस्टम है, उसकी पार्लियामेंट है, उसका सारा कुछ जो कि होता है एक मुल्क के अंदर। लेकिन उस मुल्क के अंदर जितने भी बड़े फैसले हैं, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, अगर वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, तो क्या पब्लिक सेक्टर अपनी सॉवरेनिटी, अपनी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं समझेगा? वो कोई चैलेंज समझेगा, यानी कि वो उसको ये नजर आएगा कि भाई, मेरा तो कोई काम ही नहीं रहा इस मुल्क के अंदर। और खुद सोचे ना, अगर आप जो है वो पढ़े भी प्राइवेट स्कूल में, अस्पताल भी प्राइवेट के अंदर जाएं, आप जॉब भी प्राइवेट करें, तो फिर गवर्नमेंट का क्या रोल रह जाता आपकी जिंदगी में? कम रह जाता। ठीक है। तो लॉस ऑफ इंटरनल सॉवरेनिटी ने ये चीज रियलाइज करवाई स्टेट्स को कि भाई, हमारा तो स्टेक अपने मुल्क के अंदर खत्म हो रहा है। इसी तरह एक क्या हुआ कि लॉस ऑफ एक्सटर्नल सॉवरेनिटी हुआ, यानी कि एक मुल्क के अंदर तो एक एक हुकूमत की वक़्त और उसकी कैपेसिटी और अहमियत कम हुई ही, मुल्क के बाहर अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें, तो ग्लोबल लेवल के अंदर क्या हुआ कि वहां पे भी बिजनेसेस ने आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया। ग्लोबलाइजेशन का दौर था, मार्केट तरक्की कर रही थी, कंप्यूटर्स इजाद हो रहे थे, मोबाइल फोन्स इजाद हो रहे थे। तो एक वक्त हुआ करता था कि दुनिया में सब कुछ हुकूमतें वक्त चलाया करती थी। बिजनेसेस भी वो करते थे, सिक्योरिटी भी वो देते थे, पानी भी वो फराम करते थे, बिजली भी वो फराम करते थे, सब कुछ वो करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, जैसे जैसे मार्केट एफिशिएंट हुई, जैसे जैसे स्टेट्स इनएफिशिएंट हुई, वैसे वैसे स्टेट्स को इंटरनल सॉवरेनिटी के लॉस का सामना करना पड़ा, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी के लॉस का सामना करना पड़ा। तो ये एक रियलाइजेशन थी स्टेट्स को कि हमें
मार्केट गवर्नेंस से नेटवर्क गवर्नेंस की तरफ आने की जरूरत है, जिसके अंदर स्टेट्स का या गवर्नमेंट्स का दोबारा से कलीदी किरदार हो। अब आप मुझे बताइए, यहां तक जो मैंने बताया है, इसके अंदर क्या बात नहीं समझ आई आपको? एनी क्वेश्चंस अगेन? अच्छा, यहां तक अगर आपको समझ आ गया मेरी एक बात, अब मैं इसके थोड़ा सा मजीद मिसालें दे के आपको समझा देता हूँ कि 1990s के बाद, ये जो थ्योरेटिकल बात होगी ये तो आपने समझनी थी, क्यों आखिर स्टेट्स को ऐसे लगा कि उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी जो है वो खत्म हो रही है। नए तरह के मसाइल सामने आए। इंसान अपने गवर्नेंस के मॉडल के अंदर चेंजेस लाता ही तब है जब नए किस्म के मसाइल सामने आते हैं। हायरार्किकल गवर्नेंस से मार्केट गवर्नेंस की तरफ शिफ्ट सिर्फ इसीलिए हुआ कि नए किस्म के मसाइल सामने आए। तो ऐसे कौन से नए मसाइल सामने आए जिसके अंदर ये बात इंपॉर्टेंट समझी गई कि स्टेट का, हुकूमत वक्त का पॉलिसी मेकिंग के अंदर होना जरूरी है? अब फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम आया, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज नया नया उभरना शुरू हुआ। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट वाज इन 1992 1993 जब पहली दफा इसको एक्नॉलेज किया गया ग्लोबल लेवल के अंदर कि क्लाइमेट चेंज एग्जिस्ट्स एज अ प्रॉब्लम जो कि सबके लिए मौजूद है। अब आप मुझे बताइए कि क्या प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट फैक्ट्रीज क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की, उसको खत्म करने की सलाहियत या कैपेसिटी या इवन इंटेंशन भी रखते हैं या नहीं रखते? नहीं रखते। ठीक है। सेम गोज फॉर एजिंग पॉपुलेशन। हमने हमने साइंस के अंदर एडवांसमेंट करके, हमने अपने फूड की क्वालिटी को बेहतर बना के अपनी एवरेज एज जो है उसको तो बढ़ा दिया है। ठीक है। लेकिन वो एज बढ़ाने से जो एक इतना बड़ा तबका है बूढ़े लोगों का, खास तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम? क्योंकि व्हेन यू आर आउट ऑफ अ वर्किंग एज, you are not, useful for the private sector, right? They're going to kick you out. They're not going to pay you because they only pay you as long as you work for them. So who is going to take care of them? ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है। इसी तरह राइजिंग टेररिज्म, दुनिया के लेवल पे हमने देखा कि वक्त के साथ साथ टेररिज्म का, अब कह लें, उभरा, और ग्लोबल लेवल पे उभरा। तो क्या टेररिज्म जैसा प्रॉब्लम, एजिंग पॉपुलेशन जैसा प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज जैसा प्रॉब्लम, इस तरह के मसाइल क्या प्राइवेट सेक्टर रिजॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है? नहीं रखता। ठीक है। तो ये वो वजूहात थी कि गवर्नमेंट जो है वो फिर मार्केट गवर्नेंस से उन्होंने नेटवर्क गवर्नेंस की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया। सो एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉस ऑफ सॉवरेनिटी ओवर टाइम, अ शिफ्ट स्टार्टेड टू हैपन। ठीक है। टूवर्ड्स द गवर्नेंस थ्रू नेटवर्किंग ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एक्टर्स। तो नेटवर्क गवर्नेंस जो है उसकी तरफ शिफ्ट इसलिए हुआ ताकि को एग्जिस्ट कर सके पब्लिक और प्राइवेट एक्टर। ठीक हो गया? So it is important to understand that all these three modes of governance coexist। ये आपने ये बात याद रखी। हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि यहाँ पे क्या सिर्फ हायरार्किकल मोड है पाकिस्तान में, या सिर्फ मार्केट गवर्नेंस है, या सिर्फ नेटवर्क गवर्नेंस है। ये तीनों मौजूद है, दुनिया के हर मुल्क में ये तीनों मौजूद है। बात, चैलेंज ये नहीं है या इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि क्या चीज मौजूद है क्या क्या नहीं, वो तो एक डिसाइडेड है, सब मौजूद है। व्हाट्स इम्पोर्टेंट कि किस तरह के इशू को, किस तरह के गवर्नेंस के चैलेंज को, किस तरह के पॉलिसी के चैलेंज को टैकल करने के लिए कौन सा मोड अडॉप्ट किया गया।
अब आप मुझे बताइए, जितनी आप लोगों को समझ आई है, कि आप लोगों को गवर्नेंस बाय हायरार्की कहाँ पे अप्लाई होता हुआ दिखाई देता है अपने मुल्क के अंदर? गवर्नेंस बाय मार्केट कहाँ होता हुआ दिखाई देता है? और गवर्नेंस बाय नेटवर्क कहाँ होता हुआ दिखाई देता है? ओके, एनीबडी एल्स? एनीबडी अपार्ट फ्रॉम फैजान? फैजान यू राइट, गुड। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एनीवन एल्स? आपको मिसालें देना इसलिए जरूरी है ताकि आपको समझ भी आए हम इसको चीजों को अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं। वेरी गुड वसीम, बिल्कुल सही आपने बताया। गवर्नेंस एंड हायरार्की हमें आर्म्ड फोर्सेस के अंदर नजर आती है, हमें ब्यूरोक्रेसी के अंदर नजर आती है, बिल्कुल है। ठीक है, गवर्नेंस में नेटवर्क हमें कहाँ नजर आती है? वेरी गुड। एनसीओसी हमें एक बहुत बेहतरीन एक नेटवर्क की मिसाल है, जिसमें हमने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को इंटरैक्ट करते हुए देखा। प्राइवेट अस्पतालों का और गवर्नमेंट अस्पतालों का साथ एग्जिस्ट करना, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और एचईसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एग्जिस्ट करना, ये सब कुछ क्या है? ये हमारी नेटवर्क की मिसालें हैं। मार्केट गवर्नेंस की अगर मैं आपको मिसाल दूं, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट की जो रजीम है हमारे मुल्क के अंदर, ठीक है, वो एक मार्केट गवर्नेंस है। एयरलाइंस है, ये एक मार्केट गवर्नेंस है। तो ये एक मिसालें हैं जो कि यहाँ पे नजर आती हैं। स्टॉक एक्सचेंज, बिल्कुल। तो इज एवरीबडी क्लियर? ओके, now we'll move on to our next topic then. हम गवर्नेंस का जो था, हमने देखा कि गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस के टाइप्स क्या हैं, गवर्नेंस की एवोल्यूशन क्या है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज गुड गवर्नेंस। ठीक है, नॉट एवरी टाइप ऑफ गवर्नेंस कैन बी नोन एज गुड गवर्नेंस। ठीक है, गुड गवर्नेंस इज अ वेरी स्पेसिफिक वे ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, देखिए, हर स्टूडेंट को अच्छा स्टूडेंट नहीं कहा जा सकता, हर स्टूडेंट को बुरा स्टूडेंट नहीं कहा जा सकता। एक स्टूडेंट का अच्छा कहलवाने के लिए उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और एक स्टूडेंट का अपने लिए बुरा कहलवाने के लिए उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस को सबसे पहले हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, दैट इट इज अ वे ऑफ गवर्नेंस। इट इज अ वे ऑफ गवर्नेंस विच इज इफेक्टिव, इक्विटेबल, promotes rule of law, ensures the political, social and economic priorities. मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम अगर एक मुआशरे के अंदर गवर्नेंस का निजाम कायम है, तो उसको हम गुड गवर्नेंस तब कहेंगे जब उसके अंदर ये खूबियां होंगी कि वो इफेक्टिव होगा, वो इक्विटेबल होगा, वो रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करेगा। ठीक है, और वो ये देखेगा कि ब्रॉड कंसेंसस से हमारे मुआशरे के फैसले किए जाते हैं। क्योंकि किसी भी मुआशरे के अंदर तीन किस्म की पॉलिसीज मैटर करती हैं। कौन कौन सी, किस किस किस्म की पॉलिसीज मैटर करती है किसी मुआशरे के अंदर?
उस मुआशरे की सोशल पॉलिसीज मैटर करती हैं, उस मुआशरे की पॉलिटिकल पॉलिसीज मैटर करती हैं, और उस मुआशरे की इकोनॉमिक पॉलिसीज मैटर करती हैं। ठीक है। तो गुड गवर्नेंस ये कहता है कि जब ऐसी पॉलिसीज बनाए जाएं जो कि इफेक्टिव हो, इक्विटेबल हो, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करे। ठीक है। और ऐसा सिस्टम हो कि जिसमें आम आदमी कंसेंसस से ये डिसाइड कर सके कि उसके ऊपर कौन सी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज लगेगी। क्योंकि किसी भी मुआशरे के अंदर जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में लोग होते हैं वो कौन होते हैं? वो गरीब लोग होते हैं। वो लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता। तो इट इज द जॉब ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, ऑफ जो भी कोई हुकूमत वक्त होती है, कि वो उन गरीबों की, उन बूढ़ों की बातें सुने, वो क्या कहते हैं उनको डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाए, यानी कि उनको वोट दिलवाए या जो भी करे उनको रिलीफ दे। तो दिस इज व्हाट गुड गवर्नेंस इज। तो गुड गवर्नेंस एक ऐसी चीज है विच हेल्स एम्पावरमेंट एंड इंडिविजुअल फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी एंड सेल्फ गवर्नेंस। ये आपने बातें याद रखनी। ये अगेन मैं खूबियां बयान कर रहा हूं गुड गवर्नेंस की, कि ये एक ऐसा टाइप ऑफ गवर्नेंस है जो कि अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये लोगों को, सिटीजन्स को क्या करता है? ये एम्पावर करता है, सिटीजन्स को ये स्ट्रॉन्ग करता है। ना सिर्फ सिटीजन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, कि ये वो मॉडल है कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम, आजादी की बात कर, creativity and self-governance framed by democratic participation, transparency and accountability। लेकिन इन सब के लिए, पावर एम्पावरमेंट लेके आने के लिए इदारों के अंदर, इंडिविजुअल फ्रीडम लेकर आने के लिए, ठीक है, किस चीज की जरूरत है? डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट डज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन मीन? ओके, नॉट जस्ट इलेक्शन, रोल ऑफ द पीपल इज मच बेटर। नॉट जस्ट इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन एक तरीका है लोगों को इन्वॉल्व करने का, बट दैट्स नॉट द ओनली वे। मतलब अगर जो लोग इलेक्शन कहते हैं ना, मेरा उनसे एतराज ये होता है कि क्या इलेक्शन के बाद लोगों का काम खत्म हो जाता है गवर्नेंस के मॉडल के, पॉलिसी मेकिंग के अंदर? बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स नॉट, दे आर द अल्टीमेट डिसाइडर्स। ठीक है। सो यहाँ पे मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो उसकी सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। So the governance refers to an empirically observable politico-administrative way. It just looks fancy. It doesn't mean something which is difficult. Good governance एक ऐसी governance की किस्म है जिसको empirically observe किया जा सकता है, जिसको empirically measure किया जा सकता है। जैसे आपके ग्रेड्स होते हैं, राइट? यूनिवर्सिटी में आपके ग्रेड्स थे, वो empirically observable थे, राइट? Everybody could see those results। ठीक है। तो इसी तरह गुड गवर्नेंस भी इंपेरिकली ऑब्जर्वेबल होता है, क्योंकि गुड गवर्नेंस को कैलकुलेट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स मौजूद हैं, हम उन इंडिकेटर्स का स्कोर पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक आइडिया अबाउट गुड गवर्नेंस। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि गुड गवर्नेंस को कहां कहां और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। So good governance can be seen as a set of guidelines for politico-administrative practice in three alternative and relatively distinct way। अब मेरा आपको ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। लेट्स से आप लोगों ने, आपने एक नया मोबाइल फोन खरीदा है, ठीक है, एंड आप गूगल यूजर हैं एंड यू आर गोइंग टू बाय आईफोन, और आप ले लेते हैं।
तो एक सीधी सी बात है कि उसको चलाने के लिए, उसको बेहतर तरीके से सेटअप करने के लिए, उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए आप लोग क्या पढ़ेंगे? उसकी गाइड पढ़ेंगे। गाइड के अंदर कोई चीज जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि आप सही कर रहे हैं। एक तो ये हिस्सा है इसका, और दूसरा हिस्सा इसका ये है कि अगर हम गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो हम अपने एक्शंस को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, हम अपने एक्शन को मेजर भी कर सकते हैं। सो गुड गवर्नेंस एक ऐसी सेट ऑफ गाइडलाइंस है जिसके तरीके से हम अपने मुल्क के निजाम को बेहतर कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मुल्क के निजाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है, यानी कि क्या क्या चीज बेहतर हो सकती है। सबसे पहले तो गुड गवर्नेंस हमें ये सिखाता है, बतलाता है, मेजर करवाता है कि पब्लिक गवर्नेंस को कंडक्ट कैसे किया जाता है। देखिए, मैं जब भी गुड गवर्नेंस की बात करूंगा, मैं वहां हमेशा बात करूंगा। हेलो, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्कनेक्टिविटी। कैन यू गाइस हेयर मी? ओके। सो गुड गवर्नेंस जो है एक गाइडलाइन होती है, ये एक तरीका होता है किसी काम को करने का। तो मैं जब भी गुड गवर्नेंस की बात करूंगा, मैं वहां हमेशा डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि गुड गवर्नेंस का मकसद ही लोगों को एम्पावर करना है, लोगों को लोकल गवर्नमेंट्स के थ्रू बेहतर तरीके से उन तक निजाम जिंदगी को बेहतर बनाना। एक तो ये हमें ये चीज सिखाता है कि हाउ टू कंडक्ट पब्लिक गवर्नेंस। दूसरा, हाउ टू इस्टेब्लिश पब्लिक एजेंडा। व्हाट इज अ पब्लिक एजेंडा? पब्लिक एजेंडा क्या होता है? पब्लिक एजेंडा होता है कि जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी सेट करती है, जिसके थ्रू वो इलेक्शंस लड़ती है, या लोगों के करीब जाके लोगों को अपनी तरफ बावर करवाने की कोशिश करती है। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा होता है। तो हमारा जो गुड गवर्नेंस है वो हमें पॉलिटिकल एजेंडा को इस्टेब्लिश करने में भी मदद फराहम करता है कि हम अपने पॉलिटिकल एजेंडा को कैसे इस्टेब्लिश करें कि वो गुड गवर्नेंस की प्रैक्टिस के साथ कंफॉर्म करें। इसी तरह हमारा जो गुड गवर्नेंस है, इट आल्सो एस्टैब्लिशेस आवर स्टांस ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए भी गुड गवर्नेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। सो व्हाट डज इट कवर? इट कवर्स पब्लिक गवर्नेंस डोमेन, इट कवर्स पॉलिसी मेकिंग डोमेन, एंड इट कवर्स पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपका जो फेस है, क्लियर हो गया? तो हमने ये भी पढ़ लिया कि वो क्या है, हमने ये भी पढ़ लिया कि वो कहाँ इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब अगली चीज जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है समझना, यहाँ पे हम पीछे से इतनी जो लंबी तमहीद बांध के आ रहे हैं कि गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज सेंटर्ड अराउंड कॉन्सेप्ट सच एज कंपटीशन, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। यहाँ पे आपके लिए चीज समझना जो जरूरी है वो ये कि गुड गवर्नेंस हमें क्या बेहतर करने की कोशिश करता है कि हमारी जो सर्विस डिलीवरी हो और हमारा जो कनेक्शन हो लोगों के साथ वो बेहतर हो। तो वो कैसे बेहतर हो सकता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स और इंडिकेटर्स सच एज कंपटीशन। जितना कंपटीशन ज्यादा होगा एंटिटीज के बीच में, उतनी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। जितनी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, उतनी बेहतर क्वालिटी आएगी, और उतनी ही बेहतर आगे इनोवेशन आएगी। ठीक हो गया? अब लेकिन यहाँ पे सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आखिर क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि गुड गवर्नेंस की बात की गई? वाई डू यू थिंक
गुड गवर्नेंस वाज रिक्वायर्ड, ये कोई इतना पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भी 1990s में ओरिजिनेट हुआ। व्हाई वाज इट नेसेसरी, क्यों जरूरी था? कोई भी सोच के जरा बताएं। आई गिव लाइक 30-40 सेकेंड्स। फॉर द पीपल तो है ही, लेकिन व्हाई, आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ी थी? नॉट जस्ट अबाउट फ्रीडम। अच्छा देखिए, बात यह है कि हम यहाँ पे ना प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। लोगों को, लोगों की म्यारी जिंदगी को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। अच्छा चले अदनान, आपने कहा कि प्रायर गवर्नेंस मॉडल फेल्ड, कैन यू टेल मी व्हाई डिड दे फेल? हम बात कर रहे हैं नए दौर की, 1990s के आगाज की। अच्छा चले, चले आप एक चीज समझिए, उसकी वजह यह है कि नए दौर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, दुनिया को दरपेश होते हैं या मुल्क को दरपेश होते हैं या इवन सूबे को दरपेश होते हैं, वो यूनी डायमेंशनल इन नेचर नहीं होते। ठीक है, उनकी कोई एक डायमेंशन नहीं होती। हमारे आजकल के चले आप आजकल के मुआशरे में देख लें, हमारे आजकल के मुआशरे में जितने भी मसाइल मौजूद है बड़े, वो इस तरह के हैं कि उनकी एक डायरेक्शन नहीं है, यानी कि ना उनका एक आप कह लें कि कॉज है, और ना उनका एक सोल्यूशन है। कैन कैन यू गाइज नेम मी दो सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स कि जिस कोई की कोई एक डायमेंशन नहीं है? पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, वेरी गुड, और एक्सट्रीमिज्म, वाटर क्राइसिस। ओके, मनी इज नॉट एन इशू, साइबर सिक्योरिटी। ओके देखिए, हेल्थ क्राइसिस, एजुकेशन क्राइसिस, कोविड-19 क्राइसिस, ऑल ऑफ देम आर मल्टी डायमेंशनल इन नेचर, क्योंकि इन उन सब की जितने भी इश्यूज क्या हमने नाम लिए, इन सब की अकरेंसेस जो थी, वो डिफरेंट रीजंस की वजह से थी। तो जब किसी चीज के या किसी प्रॉब्लम के रीजंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो फिर उसको सोल्यूशन हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मल्टी डायमेंशनली ही सोचना पड़ता है। तो जब प्रॉब्लम्स मल्टी डायमेंशनल है तो सॉल्यूशंस भी मल्टी डायमेंशनल होंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो गुड गवर्नेंस अमाउंट टू स्ट्रेटजी ऑफ मोबिलाइजेशन ऑन टू अकाउंट्स के वो फ्लेक्सिबल इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज टू टैकल द विकेट प्रॉब्लम। गुड गवर्नेंस जो है वो डिफरेंट किस्म की हमारी एक्सपर्टीज को, नॉलेज को, रिसोर्सेज को इकट्ठा कर देती है, ताकि हम विकेट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके, पहली चीज। और दूसरा, गुड गवर्नेंस जो है वो लोगों को इंक्लूसिव बनाती है, वो अपने आप को अकाउंटेबल ठहराती है, अपने आप को पार्टिसिपेट, यानी कि लोगों को पार्टिसिपेट कराने के इकदाम लेती है। तो ये दो बड़ी वजूहत, विकेट प्रॉब्लम्स का सामना करने की वजह से और लोगों को इंक्लूसिव फील करवाने के लिए गुड गवर्नेंस आजकल के दौर का बेहतर मॉडल है गवर्नेंस का। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज बताइए, क्योंकि आगे बहुत आसान है। पता चल जाएगा फैजानी, अभी कैरेक्टर्स जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके अलावा विकेट प्रॉब्लम्स का मतलब मेरा ये है कि उस तरह के प्रॉब्लम को विकेट प्रॉब्लम कहा जाता है जिसकी कोई एक डायमेंशन नहीं होती, जो कि मल्टी डायमेंशनल इन नेचर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लें कि क्या देना चाहिए, हेल्थ। ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर ये जो सेहत के मसाइल हैं, इनकी वजह क्या है? व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस?
एक बहुत बड़ी वजह पैसे नहीं है, दूसरी बहुत बड़ी वजह एक्सपर्टीज नहीं है, तीसरी बहुत बड़ी वजह जिसकी एक्सपर्टीज है वो बाहर चले जाते हैं, चौथी वजह यह है कि अस्पतालों का निजाम बहुत बुरा है, पांचवी वजह यह है कि टाइमिंग का बहुत इशू है। ठीक है, तो व्हाट एम आई टेलिंग यू, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आजकल के जमाने के अंदर जो मौजूद मसाइल हैं दुनिया के लेवल के ऊपर, चाहे वो टेररिज्म है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, वो किसी एक मुल्क के बस की बात नहीं है, और वो किसी एक तरह की सोच की बात नहीं। Clear on wicked problems? Because the next is the characteristics of good governance, which is pretty easy and straightforward. So these are the characteristics of good governance. यानी कि अब हम अपने गुड गवर्नेंस को मजीद एक्सपैंड करेंगे कि आखिर गुड गवर्नेंस किस चीज का नाम है। अभी तो आपने डेफिनेशन पढ़ी, अब हम इसके कंपोनेंट्स की तरफ आएंगे। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं कि जो एफपीएससी, जो कि हमें, सॉरी, वर्ल्ड बैंक ने दी है। एफपीएससी ने इसको अपने सिलेबस के अंदर शो किया है, बट एक्चुअली ये वर्ल्ड बैंक के दिए हुए इंडिकेटर्स। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि अगर किसी गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस कहलवाना है तो उसके अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए, ये जो आपके सामने लिखी हुई है। उसके अंदर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, equity, effectiveness and efficiency, accountability and strategic vision. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, आप मुझे बताइए कि पार्टिसिपेशन क्या चीज होती है। व्हाट डू यू थिंक पार्टिसिपेशन इज? ओके, पार्टिसिपेशन मींस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पब्लिक इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सिर्फ इलेक्शन नहीं, उसके बीच में देखें, पार्टिसिपेशन मींस ब्रॉडर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। हम यहाँ पे जो भी हर एक कंपोनेंट पढ़ेंगे ना, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है। अब आगे जाके अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी सब देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, और पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, और अगर पार्टिसिपेशन बढ़ेगी तो उससे क्या चीज बेहतर हो। ठीक है, क्या चीज है पार्टिसिपेशन, और पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और पार्टिसिपेशन को बढ़ा के हम क्या चीज अचीव कर लेंगे, ताकि इस पॉइंट को आप सही से समझ सके। देखिए, वही बात है, पार्टिसिपेशन मीन्स अ ब्रॉडर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पाकिस्तानियों को ये लगता है कि उनकी पार्टिसिपेशन एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन के तक होती है, उसके बीच में कुछ भी नहीं होता। असली मजहबी मुआशरों के अंदर, असली डेमोक्रेटिक गुड गवर्नेंस के मुआशरों के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहां पे प्रॉपरली टाइमली इलेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आपने लोगों को मौका दिया कि वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन सके। लेकिन पार्टिसिपेशन किसी भी मुआशरे में सिर्फ और सिर्फ तब आ सकती है जब उस मुल्क के आइन के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन दिया हो। पाकिस्तान के आइन के अंदर है। पाकिस्तान का कोई भी शहरी किसी भी टाइम एहतजाज कर सकता है। नो बडी कैन स्टॉप इट, इट इज हिज राइट। ठीक है, तो अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एसोसिएशन भी हो, तो ये एक अजम्पशन भी है, और मेरे ख्याल से अ, आप कह लीजिए कि अगर ये चीज नहीं होगी तो पार्टिसिपेशन पॉसिबल नहीं। और अजम्पशन इज दैट अगर हम ब्रॉडर पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते हैं तो उससे हमारे मुआशरे के अंदर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ब्रॉडर पार्टिसिपेशन का अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी से क्या ताल्लुक है?
देखें, अगर हमारी पार्टिसिपेशन ज्यादा होगी तो लोग आंसरेबल होंगे। लोगों को पता होगा कि मैं अगर इस सीट पे बैठा हूं तो इस बंदे की वजह से बैठा हूं, उसने मुझे वोट दिए। तो वो अपने आप को आंसरेबल समझेगा, जिसकी वजह से शफाफियत बढ़ेगी, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। या कि जितने भी आप कैरेक्टर्स पढ़ने लगे हैं सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो अगर हमने ब्रॉडर पार्टिसिपेशन को पॉसिबल बनाना है तो हमें किन चीजों को इंश्योर करना पड़ेगा? वी नीड टू इंश्योर द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। क्योंकि अगर आप तक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं है, आप सही से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। भाई आप पार्टिसिपेट तभी करते हैं जब आपको पता होता है कि व्हाट डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन, व्हाई डू यू वांट टू पार्टिसिपेट। इफ यू आर स्लीपिंग, ठीक है, एंड समवन नॉक्स द डोर कि आ जाओ एक एहतजाज है उधर चलते हैं, यू विल पार्टिसिपेट इन इट, बट उसकी कोई वक़्त, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा अगर आपको ये नहीं पता कि आप एहतजाज पे क्यों जा रहे हैं। इसी तरह एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के अलावा पार्टिसिपेशन को बेहतर करने के लिए जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के जो पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म है, चाहे वो इलेक्शन है, चाहे वो एहतजाज है, इस तरह का कुछ भी है, वो भी अगर नहीं होगा तो पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती। एंड फाइनली एक्सेस टू जस्टिस। अगर एक आम आदमी को लगे कि उसकी उसके वोट की हक तलफी हो रही है या उसकी पार्टिसिपेशन की हक तलफी हो रही है, तो वो हाई कोर्ट जा सके, वो सुप्रीम कोर्ट जा सके, खुले हो उसके लिए दरवाजे। तो ये तीन चीजें जरूरी हैं। तो हमने क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि ये है क्या, हमने ये देखा कि अगर इसको लाया जाए तो क्या क्या चीज बेहतर हो सकती है, और फिर हमने ये भी देखा कि इसको लाने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। क्लियर? अगला कैरेक्टरिस्टिक इज रूल ऑफ लॉ। अगेन आप देखेंगे कि ये सब एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। रूल ऑफ लॉ सबसे पहले क्या होता है? रूल ऑफ लॉ मींस लॉज, रेगुलेशन एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट शुड बी इम्पोज्ड। ये मतलब है गुड गवर्नेंस का रूल ऑफ लॉ, कि जो जमीन का कानून है, जो आयन है, जो कानून कहता है वो आपने मानना है, चाहे आप कोई भी। सो रूल ऑफ लॉ मींस कि अगर लॉज, रेगुलेशन और कोड जो है वो फेयरली और इम्पार्शली कंडक्ट किया जा रहा है, फेयरली या इम्पार्शली जो है उसको एक्सरसाइज किया जा रहा है, देन एवरीथिंग इज गुड। रूल ऑफ लॉ की जब भी बात आती है तो स्पेशल कंसिडरेशन, स्पेशल फोकस दिया जाता है किसके ऊपर? ह्यूमन राइट्स के ऊपर। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी जहां पे एक आम इंसान की जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरत है। बिकॉज दे आर द वंस जो कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन जो है ज्यादा किसको चाहिए होती है? हमारे मुल्क की लोअर क्लास को, हमारे मुल्क की वर्किंग क्लास को। दे आर द वंस हु कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, दे आर द वंस हु डू नॉट हैव द मींस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो रूल ऑफ लॉ ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ह्यूमन राइट्स हमारे कहाँ पे लिखे हुए हैं? हमारे जो पाकिस्तानियों को ह्यूमन राइट्स मिले वो कहाँ लिखे हैं? वो हमारे आइन के अंदर दर्ज है। ठीक हो गया? तो ये उनकी बात हो रही है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब फिर ये है कि जो भी रूल ऑफ लॉ को अपनाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। क्योंकि ह्यूमन राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ने भी चाहिए, हम आगे पढ़ेंगे भी, सबसे जरूरी है, सबसे पैरामाउंट चीज है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब आप मुझे बताइए कि पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने से रूल ऑफ लॉ बेहतर होगा या खराब होगा? बेहतर होगा। अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होगी, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी। ठीक हो गया? अच्छा, अगली चीज है ट्रांसपेरेंसी। अब अगेन, अब नाउ थिंग्स वुड स्टार्ट मेकिंग सेंस। नाउ आई विल हैव द कैपेसिटी टू गो अ लिटिल फास्टर, बिकॉज अब आपको इस टॉपिक की, बल्कि सब्जेक्ट की समझ आ गई है। सारी बातें ये बार बार रिपीट होंगी, सब।
यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? इट इज बिल्ट ऑन द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, शफाफियत का मतलब यह है कि एक मुआशरे के अंदर मौजूद रहने बसने वाले इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो लोगों को सर्व करते हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे लोगों को अकाउंटेबल हैं, ठीक है। लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर बनाने के लिए हमें अपने मुआशरे के अंदर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत है। क्या पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान ने फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम लिए? कोई बता सकता है? हमने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की, राइट टू इंफॉर्मेशन का, उसमें एक राइट डाला, ठीक है। फिर हमने राइट टू इंफॉर्मेशन की एक्ट लेके आए, फिर हम राइट टू इंफॉर्मेशन का कमीशन बनाया, मीडिया को आजाद किया गया। तो इस सब का क्या मकसद है? ताकि हम शफाफियत को बढ़ा सकें। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI कहते हैं उसको, ठीक है। तो जितनी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के एक्शंस जो है वो मजीद ओपन होते हैं, गवर्नमेंट के जो डिसीजन जो होते हैं वो मजीद ओपन होते हैं, दे आर ओपन फॉर स्क्रूटनी, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस एंड द इंस्टीट्यूशन एंड द इंफॉर्मेशन, देखिए हमें हर वक्त इंस्टीट्यूशंस और इंफॉर्मेशन और प्रोसेसेस की जरूरत होती है। यू गाइस आर गोइंग थ्रू इट राइट नाउ। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग CSS के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको सिलेबस नहीं देते एग्जाम की प्रिपरेशन का, तो क्या CSS की रिक्रूटमेंट का निजाम जो है वो फेयर हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आपको पेपर्स की डेट नहीं बताते, वो कहते हैं अच्छा बस सही है, फाइंड इट आउट ऑन योर ओन, इट वुड नॉट बी फेयर एंड द थिंग वुड नॉट वर्क जिसके लिए आप कर रहे हैं सब कुछ। तो किस एक माशरे के अंदर प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशन, इंफॉर्मेशन, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और जितनी माशरे के अंदर ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है, उतनी गवर्नमेंट अकाउंटेबल फील करती है, उतने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेहतर होते हैं, और उतने ही फिर आपस में कंसल्ट करके फैसला लिया जाता है। क्योंकि जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है तो कंसल्ट जो कंसल्टेशन है उसके थ्रू फैसले लिए जाते हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी कम होगी तो मेरी अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग होगी या वीक होगी? अगर हमारी ट्रांसपेरेंसी वीक होगी तो हमारी अकाउंटेबिलिटी भी वीक होगी। अगर हमारी ट्रांसपेरेंसी स्ट्रांग होगी तो हमारी अकाउंटेबिलिटी भी स्ट्रांग होगी। और अगर हमारी अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग है, इसका मतलब यह है कि हमारे मुल्क की जो रिस्पॉन्सिवनेस है और जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई है। और अगर वो बढ़ गई है तो इसका मतलब है रूल ऑफ लॉ बेहतर हो गया। क्लियर? तो ये सारे जितने भी इंडिकेटर्स जो आगे आगे भी हम पढ़ेंगे, अभी तक 3 हुआ है, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी कम है तो अकाउंटेबिलिटी भी कम है, तो दैट लीड्स टू व्हाट? दैट लीड्स टू करप्शन। अब वो करप्शन इंस्टीट्यूशनल भी हो सकती है, वो करप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकती है। करप्शन का टॉपिक हम बहुत डिटेल में करेंगे जब हम अकाउंटेबिलिटी का टॉपिक कर रहे होंगे। अच्छा, ये हो गया हमारे 3। उसके ट्रांसपेरेंसी के बाद जो अगला आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, कि अगर ये मौजूद नहीं है तो उसको गुड गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस नहीं कहा जा सकता। पहले 3 के लिए भी यही बात है। देखिए, अच्छा, या ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का कैरेक्टरिस्टिक है। ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आप फेक नहीं कर सकते, जिसका बारे में आप कुछ मेकअप नहीं कर सकते, कुछ बना नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिसिपेशन को फेक किया जा सकता है। कैन पार्टिसिपेशन बी फेक? यस। ज्यादा लोग दिखा के, कम लोग दिखा के,
स्टार्ट्स को फज करके या सब कुछ करके हम जो है वो उसको उसके साथ वो कर सकते हैं, छेड़खानी कर सकते हैं। क्या रूल ऑफ लॉ को फेक कर सकते हैं? देखिए, रूल ऑफ लॉ को फेक ऐसे कर सकते हैं कि जी हमारे मुल्क में हम ये दुनिया को दिखाएं कि जी हमारे मुल्क में तो अदालतें भी हैं, हमारे मुल्क में तो पुलिस स्टेशन भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, एवरीथिंग इज वर्किंग, बट इन रियलिटी नथिंग इज। तो उसको भी फेक किया जा सकता है। जब आप बात करें ट्रांसपेरेंसी की, तो हम कहेंगे जी नैब भी है हमारे पास, हम तो तहकीकात कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वो सब कुछ फेक हो सकता है। ये कैसे फेक होगा? जब एक जगह आग लगती है, ठीक है, तो वहां या तो एम्बुलेंस पहुंचती है या एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। इन दोनों के दरमियान का कोई रास्ता नहीं होता। ठीक हो गया? तो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब यही है कि या तो काम हुआ है किसी का या काम नहीं हुआ। और हमारे मुल्क की जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनका सबसे बड़ा मसला ही है रिस्पॉन्सिवनेस। बिकॉज हम लोगों को ये एतराज है कि हमारे मुल्क में जो प्रोसेसिंग है ब्यूरोक्रेसी की, वो इंतहाई स्नेल स्पेस पे चलती है, वो बहुत स्लो है। और इसी की वजह से लोग उकता जाते हैं गवर्नमेंट से कि जब वो इस्टेब्लिश होके कुछ बिल्ड नहीं कर पाते। क्लियर? ओके, next, equity. Now equity and equality, they might sound similar but they are not. ठीक है? इक्विटी का मतलब होता है कि आपने जो रिसोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस किस प्रिंसिपल के तहत करनी है? फेयरनेस के तहत करनी है। equity means fair distribution of resources. Now what do I mean by fair distribution of resources? अकॉर्डिंग टू द नीड, बिल्कुल इसको कह सकते हैं। लेट्स से आई हैव 100 रुपीज और मैंने दो लोगों को देने हैं, और जिन दो लोगों को मैंने देने हैं उनमें से एक बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब है। मैं क्या करता हूं कि मैं उन दोनों को 50-50 रुपए पकड़ा देता हूँ। वुड दैट बी फेयर? नो, इट वुड नॉट बी फेयर। बिकॉज आपने जिस अमीर आदमी को 50 रुपए दिए हैं उसका इससे कुछ नहीं बनता, उसको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अमीर गरीब आदमी को 50 रुपए दिए हैं तो आपने उससे ज्यादती की है कि यू कुड हैव गिवन हिम मोर बिकॉज ही नीड्स इज मोर। तो इक्विटी का प्रिंसिपल अगर मैं अपनी मिसाल पे लगाऊं तो फिर मैं ये करूंगा कि मैं अमीर आदमी को 1 रुपया दूंगा और गरीब आदमी को 99 रुपीज दूंगा। ठीक है? ताकि उसकी नीड के मुताबिक उसको रिसोर्सेस मिल सके। इक्विटी रिप्रेजेंट्स फेयरनेस और व्हाट मे बी टर्म्ड एज द इक्वालिटी ऑफ द आउटकम्स। हम क्यों इक्विटी को इंश्योर करने की बात करते हैं? ताकि हम इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स चाह सकें। अब ये बात थोड़ी सी मुख्तलिफ है, ये बात थोड़ी सी मुश्किल है, तो आपने ये समझनी है। इक्विटी इसलिए जरूरी है ताकि इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स लाई जा सके। अगर दो बच्चे हैं, सही है, एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंटेलिजेंट, but one can afford education, the other one cannot afford education, तो इक्विटी की डिमांड क्या है कि वो गरीब बच्चा जो कि नहीं पढ़ सकता उसको उसी के साथ एजुकेशन, ताकि दोनों इक्वल फुटिंग पे एक दूसरे से मुकाबला कर सके, ताकि इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स हो सके। समझ आ गई? सो इक्विटी सर्व्स एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर। जब भी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाती है, जब भी पॉवर्टी पॉलिसी बनाई जाती है, जब भी सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई जाती है, इसी प्रिंसिपल के तहत बनाई जाती है।
आप में से कोई मुझे इक्विटी की से रिलेटेड किसी पॉलिसी का मिसाल दे सकते हैं जो कि इक्विटेबल प्रिंसिपल को मद्देनजर रख के बनाई गई है? पोलियो? व्हाट डू यू मीन बाय पोलियो? नो, व्हाट एल्स? एनीबॉडी एल्स? एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द प्रोविंसेस, उसका वेरी गुड, ठीक है। एनएफसी अवार्ड, ठीक है, वेरी गुड। कोटा सिस्टम, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, ये इक्विटेबल प्रिंसिपल के तहत फैसले किए गए हैं, और जितने भी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम हैं वो सब इक्विटी की बेसिस के ऊपर ही होते हैं। तो ये भी एक बहुत जरूरी एक एलिमेंट है। सो equity ensures that the resources are appropriated as per the needs of the region or the section of the society. अगर हम गरीब और अमीर आदमी दोनों में इक्वल पैसे बांटेंगे तो भाई ना गरीब को कुछ बनेगा ना अमीर को कुछ बनेगा। सो पॉवर्टी एलिवेशन के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो इक्विटी के ऊपर बेस्ड ही होते हैं। Now, going towards the next characteristic of the good governance, it is known as effectiveness and efficiency। इन दोनों को इकट्ठे स्टडी किया जाता है। No, responsiveness means responding. Responsiveness means taking an action. It's not like showing that you're taking an action. Responsiveness means actually taking an action. उसका इंडिविजुअल सिटीजन की मतलब मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तक की एक्सेस हर बंदे की नहीं है, बड़े स्पेसिफिक लोगों की है। समझ आई आपको? ओके। अच्छा, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों दिखने में सुनने में एक जैसे वर्ड्स लगते हैं नहीं। तो हम थोड़ा सा, ये साइंटिफिक सी बात है, इसको से पहले हम समझेंगे कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में फर्क क्या है। देखिए, इफेक्टिवनेस होती है क्वालिटी ऑफ द आउटपुट। मैंने आपको एक सवाल दिया 20 नंबर का, और मैंने आपको कह दिया कि इसको आपने करके आना है, और आपने 2 महीने लगा के मुझे बड़ा क्वालिटी का काम करके दिया, तो मैं कहूंगा कि आपका काम इफेक्टिव है, क्योंकि जो आपकी आउटपुट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो यू आर गोइंग टू से दैट योर इफेक्टिवनेस मींस क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, यानी कि जितनी आपकी क्वालिटी ऑफ आउटपुट अच्छी होगी उतनी आपके काम की इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी। लेकिन एफिशिएंसी इज समथिंग एल्स। एफिशिएंसी मींस इनपुट टू आउटपुट रेशो, कि मैंने कितने पैसे लगाए और मुझे क्या उसका आउटकम मिला। ठीक हो गया? अच्छा, दो ये अल्फाज हो गए, फिर दो और अल्फाज हैं, फिर मैं इन चारों को मिला के समझाऊंगा। दैट आउटकम क्या होता है? आउटकम डिनोट्स द इम्पैक्ट ऑफ एन एक्शन, यानी कि मैंने जो किया उसकी वजह से क्या हुआ। अगेन मैं बोल रहा हूं कि मैंने जो काम किया उसकी वजह से क्या हुआ। आपने बस सिर्फ मेरी बातें जहन में रखनी है, एक मिसाल से भी सब क्लियर हो जाएगा। एंड आउटपुट इज व्हाट वी डू। ये चार अल्फाज है, इन चारों को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, आउटकम एंड आउटपुट। अब इमेजिन कि एक छोटा सा इलाका है, ठीक है, और उस छोटे से इलाके, एक छोटा सा गांव है, ठीक है, वहां पे कोई 100-200 लोग रहते हैं। उस छोटे से गांव का मसला ये है कि वहां पे की जो रोड है वो टूटी हुई है, ठीक है, द रोड इज ब्रोकन। वहां पे गलती से उस गांव से एक एमएनए इलेक्ट हो जाता है, मतलब कि वहां एक बड़ा बंदा है, बड़ा फेमस है, वो इलेक्ट हो जाता है एमएनए या मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, चले मेरी तरफ से, बिकॉज फॉर द आर्गुमेंट से। वो क्या करता है कि उस छोटे से गांव के अंदर 2 किलोमीटर का जो रोड का पैच चाहिए था, वहां पे कोई, आप कह लें कि 2 अरब रुपए लगा के वो 2 किलोमीटर का पैच बना देता है। वुड दैट रोड बी इफेक्टिव?
क्या वो रोड इफेक्टिव होगी? यस, it would be extremely effective because it is going to do more than it is required to do. The point is कि वहां ऐसी रोड थी जहां पे गिन के 10 गाड़ियां गुजरती हैं दिन को, ठीक है? तो आपने इफेक्टिवनेस तो अचीव कर लिया, आपकी क्वालिटी ऑफ आउटपुट तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या वो एफिशिएंट है? नहीं। आपने इतनी इनपुट दी, आपको उसकी आउटपुट क्या मिल रही है? उसका कोई शहर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया? तो ये फर्क है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में, ये दोनों, ये फर्क समझ आ गया आपको? ओके, अब मैं एक और मिसाल देता हूं ताकि मैं आउटकम और आउटपुट समझा सकूं। लेट्स से यू गाइस आर पोस्टेड इन अ सर्टेन एरिया, कि आपने क्या करना है कि आपने, आपको एक एरिया की जिम्मेदारी दी गई कि आपने इस शहर में या इस इलाके में जो तालीम का जो लिटरेसी रेशियो है उसको बेहतर करना है, यानी यू नीड टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेशियो ऑफ द सोसाइटी और ऑफ द एरिया वेयर यू हैव बीन पोस्टेड। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि सबसे पहले आप रीजंस जानने की कोशिश करेंगे कि इस शहर में लिटरेसी कम क्यों है। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं है, यहाँ पे सोशल हर्डल्स बहुत ज्यादा है, रिलीजियस हर्डल्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे चाइल्ड लेबर है, ये सारे रीजंस आपको पता चल गए, ठीक है? अब आप करते हैं क्या? अब आपने रीजंस पता चल के आप क्या करते हैं कि आप उस इलाके में कोई 100-200 नए स्कूल बना देते हैं, ठीक है? तो क्या आपके स्कूल ज्यादा बनाने से लिटरेसी रेट इंप्रूव होगा या नहीं? नहीं होगा। इट वोंट, बिकॉज यू डिड नॉट एड्रेस द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम वाज नॉट द लैक ऑफ स्कूल, स्कूल्स तो ऑलरेडी थे वहां पे। प्रॉब्लम था वहां पे लोगों की एक्सेस का, प्रॉब्लम था वहां पे लोगों की एम्प्लॉयमेंट का, प्रॉब्लम था वहां पे चाइल्ड लेबर का, सोशल हर्डल्स का, रिलीजियस हर्डल्स का। आपने वो तो किया ही नहीं है, ठीक है? तो अब आपने याद रखना है, आपका स्कूल बनाना क्या है? आउटपुट है। याद रखिए, you establishing schools through some policy is what? An output। और उस आउटपुट का जो इम्पैक्ट है वो आउटकम कहलाता है। तो आपके स्कूल बनाने का आउटकम जो होगा, क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्या उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि आपने पैसे जाया कर दिए। सो आउटपुट और आउटकम में प्लीज जरा गौर से सोचिए, 10 सेकंड लगा के। मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है, आप जो करते हैं वह आउटपुट होता है, और उसकी वजह से जो होता है वो आउटकम होता है। सही है? सो योर आउटपुट, ना आखिरी बात, सो योर आउटपुट नीड्स टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट so that your outcome is positive। ये चारों वर्ड्स को लिंक करना था। What you need to do is to ensure that your output is effective and efficient so that your outcome is positive। Clear? Okay। सो हमारा मकसद होता है दुनिया में, चाहे प्राइवेट फर्म्स हो, चाहे पब्लिक फर्म्स हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे फौज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो, मकसद क्या है? चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी अपनी जेब हो, what you are going to do, you are going to want to utilize the best usage of resources। आप चाहेंगे कि मेरे पास कम से कम रिसोर्सेज में बेहतर से बेहतर चीज आए, ठीक है? और इससे मैं क्या करूंगा कि आई वुड वांट टू मेक माय डिलीवरी सिस्टम्स मोर एफिशिएंट एंड मोर इफेक्टिव।
तो जितनी मेरे सिस्टम में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बेहतर होगी, उतनी मेरे सिस्टम की रिस्पॉन्सिवनेस बेहतर होगी. So again, I'm telling you, they are all linked with each other. Now, going forward, another characteristic of good governance is accountability, एहतसाब. मैं आपको ये कैरेक्टरिस्टिक खत्म करके सवालात भी बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरीके से सवालात पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर से 3-4 सवाल बनते हैं, काफी बड़े बड़े, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अकाउंटेबिलिटी का मतलब है एहतसाब. देखिए, आपने एक बात समझनी है, शायद आपको ये बात अभी अजीब लगे, लेकिन जब मैं आपको अकाउंटेबिलिटी का चैप्टर समझा रहा हूँ तो वहां मैं डिटेल में बात करूंगा कि डिसीजन मेकर्स इन द गवर्नमेंट, इन द प्राइवेट सेक्टर एंड इन द सिविल सोसाइटी, दे आर ऑल अकाउंटेबल टू द पब्लिक एज वेल एज टू देयर इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स. कि इस मुल्क के अंदर काम करने वाला हर इदारा, इस मुल्क के इदारों के अंदर काम करने वाला हर बंदा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का है, ना सिर्फ वो अपने इदारे को रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, बल्कि वो अल्टीमेटली शहरियों को अकाउंटेबल है. यहाँ पे बात सुनने में अजीब ये लगती है कि हाउ कम अ प्राइवेट सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. दे आर, वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब मैं एक मिसाल देता हूँ, नेस्ले फॉर एग्जाम्पल. नेस्ले पानी बनाती है, इट्स अ प्राइवेट फर्म, बट उस पानी को पी के अगर कोई बीमार हो जाए, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेस्ले. दे आर अकाउंटेबल टू पीपल. एंड सेंट्रल टू द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी. तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि आपके मुल्क में एहतसाब तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक आपके मुल्क में क्या नहीं होगा. अच्छा चले बताइए, jog down your memory or whatever you have understood up till now, what do you think is needed. पाकिस्तान के तनाजुर में आपने बात करनी है, क्योंकि हमने देखा ना, हमारे मुल्क में शोर मचाया जाता है एहतसाब एहतसाब एहतसाब. तो एक मुल्क के अंदर एहतसाब के निजाम को बेहतर करने के लिए उससे पहले प्रीरेक्स क्या रिक्वायर्ड है, बताइए. उसके लिए रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्ड है, उसके लिए यानी कि ट्रांसपेरेंसी. वेरी गुड. तो जब तक हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ का निजाम बेहतर नहीं होगा, जब तक हमारे मुल्क में शफाफियत का निजाम बेहतर नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के आपने एक्ट्स बनाए हुए, जब तक इसके ऊपर अमल नहीं होगा, जब तक एक्सेस टू जस्टिस नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी कैसे बेहतर हो सकती है. इसके अलावा पार्टिसिपेशन, जब तक आपके मुल्क में पार्टिसिपेशन बेहतर नहीं होगी, पॉलिटिशियन अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझेगा. हमें ये बात समझने से कासिर है, खास तौर पे हमारी जनरेशन जिसने नहीं देखी ये लोकल गवर्नमेंट. हम लोगों ने नहीं देखी है लोकल गवर्नमेंट. व्हाट आई मीन द इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट, जो कि सबसे जरूरी टीयर होता है गवर्नमेंट का. तो आप जब तक इन्वॉल्वमेंट लोगों की नहीं करेंगे, पार्टिसिपेशन लोगों की नहीं बढ़ाएंगे, लोग अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझेंगे. और अगर अकाउंटेबल नहीं समझेंगे तो काम कोई भी ठीक नहीं होगा. सो अकाउंटेबिलिटी इज हार्ड टू अचीव in the absence of information. Now, coming towards the final characteristic of good governance, which is known as the strategic vision. Strategic vision का मतलब होता है एक broader जो एक idea होता है आपके ज़हन में. That the government should have long-term perspective on the governance and human resource development. ये बात मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुकूमतों का को चाहिए कि उनके जहन में एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव हो डेवलपमेंट का, ग्रोथ का. अच्छा, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक विजन क्या है. व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक विजन इन पाकिस्तान. उसका कोई नाम वगैरह है, नाम पता. सी पैक इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक विजन, इट्स अ प्रोजेक्ट. विनिंग द नेक्स्ट इलेक्शन, नो. स्ट्रेटेजिक विजन, यस, इट्स विजन 2025. ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक पॉलिसी है, ठीक है.
जो कि 2015 में इनैक्ट की गई। जरूर पढ़िएगा इसको, गो थ्रू कीजिएगा इसका। जो एग्जेक्टिव समरी है, आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड इट, आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जी कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। यस, 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 ठीक कह रहे हैं आप। सो हमारा मकसद क्या होता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, ताकि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स और कैपिटल रिसोर्स डेवलपमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। बिकॉज जब तक हमारे पास स्ट्रेटेजिक विजन नहीं होगा, वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी नीड टू डू एंड व्हाई डू वी नीड टू डू इट। ठीक है। देखिए, जो एक स्ट्रेटेजिक विजन होता है ना, वो, उसकी क्या खास बात होती है? व्हाई डू यू थिंक वी नीड इट? Why do we need to have a strategic vision? Why should we have a 50 years plan when we can plan every year, every month, every week, every day? Why do we need to plan something that we want to achieve after 50 years? क्यों? क्योंकि अगर हमारा कोई इस तरह का गोल ना हो, तो we will keep on changing our tracks. And if we keep on changing our tracks, we will never reach anywhere. So what we do, we come up with a grand vision, then we break down our planning process to reach to that vision. ठीक है। So it's more about thinking in terms of impacts of today's action on future generation. आज हम जो काम करेंगे उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा, फ्यूचर के काम पे और फ्यूचर की जनरेशन पे। ठीक है। तो ये जो हम एक टर्म सुनते हैं, सस्टेनेबल, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल ग्रोथ, तो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक विजन का होना जरूरी है। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द स्लाइड ऑफ, जिसके अंदर इन सब के नाम लिखे हुए थे, हम ये सब पढ़ ली। ठीक है। देखिए ये कैसे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। एक मिनट लेके सोचिए, आप अभी अभी सोच के एब्जॉर्ब कर लेंगे, आपको कभी ये चीजें नहीं भूलेंगी जो भी हमने डिस्कस की। और अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि वो इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब होता है वो डोमेन जो कि एक मुल्क के अंदर होती है गवर्नमेंट की, हुकूमत वक्त की इंटरनल सॉवरेनिटी होती है कि वो जो फैसला करे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए या वो करवा सके। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर हुकूमत या स्टेट अपनी इंटरनल सॉवरेनिटी लूज करने लग जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो फैसले जो कि कभी वो किया करता था, अब वो कोई और करने लग गया। वो एजुकेशन पॉलिसी, वो हेल्थ पॉलिसी, वो एनर्जी पॉलिसी, वो ट्रेड पॉलिसी, वो मॉनेटरी पॉलिसी जो पहले हम बनाया करते थे, वो कोई और बनाता है। दैट इज लूजिंग द इंटरनल सॉवरेनिटी। External sovereignty, on the other hand, means at the global level, हमने देखा कि प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट एक्टर्स का जो इंटरेक्शन है वो बढ़ रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का आपस में इम्पैक्ट बढ़ रहा है। तो ये भी तो लॉस ऑफ एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है। So is everybody clear on every characteristic of good governance? हाँ, एंड में मैं कर दूंगा समराइज।
तीसरा, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से एक्सटर्नल सॉवरेनिटी ऐसे कम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जो एक ट्रू फॉर्म ऑफ जो सॉवरेनिटी का जो प्रिंसिपल था ना, खुद मुख्तारी का, वो अब नहीं है, अब वो खत्म हो गया। अब दुनिया के फैसले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। जंग करनी है, जंग नहीं करनी, ऑर्गेनाइजेशन ये फैसले कर सकती हैं। यूरोपियन यूनियन को देखें, वो कितनी इंटरकनेक्टेड है। तो अगेन, जैसे जैसे आगे चलेगा आपको ये चीजें समझ आएंगी, जो जो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी तो नो डाउट अबाउट इट की कम हो चुकी है। चले अब आप ब्रेक कीजिए एंड कम बैक इन 15 to 17 minutes। चीज रह गई है, ब्रेक को चलाने के लिए गवर्नेंस का निजाम जरूरी है। इसी तरह जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जितने भी नए कवानीन बनाए जाते हैं, इवन आयन बनाना भी, ये भी गवर्नेंस का हिस्सा है। क्योंकि यही वो रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि मुआशरे की बुनियाद रखते हैं। और आखिरी चीज जो कि आपको मैंने बतानी है, कि गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, तो गवर्नेंस सिर्फ मुल्क की लेवल पे नहीं होती है। गवर्नेंस इंसान की हर इंटरप्राइज पर मौजूद है। यानी कि एक निजाम जो होता है ना किसी चीज को चलाने का, वो हर लेवल पे मौजूद है। आपके घर के अंदर भी एक गवर्नेंस का निजाम होता है। हर मुल्क का, हर घर का एक गवर्नेंस का निजाम होता है ना। कि अब कुछ घरों में कोई बड़ा होता है, कुछ घरों में अकेला कोई फैसला किया करता है, कुछ घरों में कोई मिलके फैसला करता है, कोई इंडिपेंडेंटली रहता है तो वो खुद से फैसला करता है। ठीक है। हर घर के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, हर घर के अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उसके मुताबिक फैसले होते हैं। सो जिस तरह हर घर का एक गवर्नेंस का निजाम है, वैसे एक कस्बे का भी है, वैसे एक शहर का भी है, वैसे एक सूबे का भी है, वैसे एक मुल्क का भी है, वैसे एक दुनिया का भी है। दिस इज व्हाट गवर्नेंस इज। क्लियर? इन दो डेफिनेशंस में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, एनीबडी? So now we have defined the governance too. Now we have even better idea. Coming towards our last topic of governance, governance indicators. ठीक है। तो इससे पहले कि हम गवर्नेंस इंडिकेटर्स को समझें, पहले आप ये मुझे बताएं, ये इंडिकेटर क्या होते हैं? ठीक है, इंडिकेटर की को मिसाल दीजिए मुझे। इंडिकेटर्स आर मेजर्स, ओके, इसके अलावा? लिटरेसी इंडेक्स जैसे एक इंडिकेटर है, विच शोज प्रोग्रेस। अच्छा, देखिए ऐसे चले, मैं इसको सिंपली इस्तेमाल करता हूँ। मैं, इंडिकेटर इज समथिंग, आप अगेन उसको गवर्नेंस इंडिकेटर्स की तरफ लेके, मैंने आपसे पूछा था इंडिकेटर क्या होता है, आप गवर्नेंस इंडिकेटर्स पे लेके हम बात है। इंडिकेटर का मतलब है किसी चीज का इशारा मिलना। ठीक है। आपकी गाड़ी चलाते हुए अगर आप लेफ्ट इंडिकेटर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आप लेफ्ट जाने लगे। अगर आप राइट देंगे तो इंडिकेट कर रहा है कि राइट जाने लगे। तो इंडिकेटर हमें सिचुएशन बताता है, कंडीशन बताता है। क्लियर हो गया? ओके। सो जिसी तरह आपकी यूनिवर्सिटी से आप सारे पढ़ के आए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में एक इंडिकेटर इस्तेमाल होता था आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, उसका नाम था जीपीए। ठीक है। जो जीपीए, सी जीपीए होता था, वो भी तो एक इंडिकेटर ही है ना। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आपकी गाड़ी के हरकत को इंडिकेट करने के लिए एक इंडिकेटर मौजूद है, आपके यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी एजुकेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए अगर एक इंडिकेटर मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही गवर्नेंस को की सिचुएशन कंडीशन को क्लियर करने के भी गवर्नेंस इंडिकेटर्स मौजूद
So governance indicators are the measures that point out something about the state of governance in a country. गवर्नेंस इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आपके मुल्क में स्टेट ऑफ गवर्नेंस के बारे में बताते हैं। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमी के भी इंडिकेटर्स होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि जीडीपी, जैसे कि ट्रेड डेफिसिट, जैसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट। ये क्या है? ये इंडिकेटर्स हैं। सही है। तो इनके थ्रू हम क्या मेजर कर रहे होते हैं कि हमने कितना टैक्स कलेक्ट कर लिया, हमने कितना ट्रेड कर लिया, हमने कितनी रेमिटेंसेस इकट्ठी कर ली, ऐसी चीजें। फिर उनके थ्रू उसको इंडिकेट करते हैं इकोनॉमी को। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैंने गवर्नेंस को मेजर करना है तो मैंने किन चीजों को देखना पड़ेगा? क्योंकि इकोनॉमी को मेजर करने के लिए मैं टैक्स को देखता हूँ, मैं ट्रेड को देखता हूँ, मैं रेमिटेंसेस को देखता हूँ, मैं नुकसान को देखता हूँ, मैं बजट को देखता हूँ। गवर्नेंस को मेजर करने के लिए मुझे क्या चीजें देखनी पड़ेंगी? गवर्नेंस को देखने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस मुल्क में इलेक्शन का निजाम शफाफ है या नहीं है, इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी के इदारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस मुल्क में करप्शन का क्या रोल है, इस मुल्क में करप्शन कितनी है, इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कितनी होती है या नहीं होती है, इस मुल्क में जेंडर इक्वालिटी कितनी होती है, इस मुल्क में लोगों को कितना इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने का आपके लिए मौका मिलता है। तो ये वो सारी चीजें हैं ना जो कि किसी भी मुल्क के गवर्नेंस को बता सकती है। देखिए, आप जो बता रहे हैं बता सही रहे हैं, लेकिन आप ना इंडिकेटर्स ही बता रहे हैं। मैं इंडिकेटर्स नहीं पूछ रहा आपसे, मैं पूछ रहा हूँ कि वो उन इंडिकेटर्स को स्कोर करने के लिए हमें किन किन चीजों को देखना पड़ेगा। आगे जाके हमने इंडिकेटर्स की बात ही करनी है, लेकिन लेट्स कीप इट सिंपल राइट नाउ। कॉन्सेप्ट देने के लिए तो हम किसी भी मुल्क की गवर्नेंस किस चीज के ऊपर मबनी होती है कि उस मुल्क में इलेक्शन का निजाम कैसा है, उस मुल्क में तालीम का निजाम कैसा है, सेहत का निजाम कैसा है, लोग कितनी एक्सेस कर सकते हैं अपने मुल्क के अंदर मौजूद वसाइल को, आपके मुल्क में इंसानी हकूक का निजाम कैसा है। तो ये तो सारी चीजें ही हैं मिल मिला के बनाती हैं आपका गवर्नेंस, और इन्हीं चीजों को पढ़ के हम गवर्नेंस इंडिकेटर्स मेजर करते हैं। क्लियर है? इन्हीं को देख के हम रेट करेंगे ना गवर्नेंस को, कि गवर्नेंस अच्छी है या नहीं अच्छी है। राइट। अच्छा, इन इंडिकेटर्स को इस्तेमाल कौन करते हैं? इन इंडिकेटर्स को गवर्नमेंट भी इस्तेमाल करती है। ये जो इंडिकेटर है जो भी हमने पढ़ने हैं, अभी हमने दिखाई नहीं है मैंने आपको। प्लीज कीप दैट इन माइंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस एंड इंडिकेटर्स ऑफ गवर्नेंस। ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, इनमें आप फर्क रखिएगा। ये इंडिकेटर्स गवर्नमेंट्स भी इस्तेमाल करती हैं, ये इंडिकेटर्स डेवलपमेंट एजेंसीज भी इस्तेमाल करती हैं, ये इंडिकेटर्स आपकी एनजीओज भी इस्तेमाल करती हैं, आपका मीडिया भी इस्तेमाल करता है, आपके बिजनेसेस भी इस्तेमाल करते हैं, आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन की जरूरत है कि बाय लाइक हु यूजेस दीज इंडिकेटर्स, ये क्यों कैसे इंपॉर्टेंट है। देखें, एक एक प्राइवेट सेक्टर है, लेट्स से एक प्राइवेट फर्म है बाहर, एक बिजनेस फर्म है पाकिस्तान से बाहर, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो पाकिस्तान की गवर्नेंस को गेज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस मुल्क की गवर्नेंस अच्छी है तो इस मुल्क की अंदर पॉलिसी मेकिंग के अंदर, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के अंदर स्टेबिलिटी होगी, और मेरी इन्वेस्टमेंट सही जगह काम करेगी, सही जगह लगेगी। अगर उस मुल्क में गवर्नेंस बेहतर है तो उसको पता होगा कि इस मुल्क में शफाफियत से काम होता है, इस मुल्क में करप्शन नहीं होती है, मेरे पैसे ठीक जगह लगेंगे, मुझे प्रॉफिट भी सही मिलेगा, तो वो तभी इन्वेस्ट करेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि
ये जो इंडिकेटर्स हैं ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट को के की जाए या ना की जाए इस्तेमाल करते हैं। अब आप खुद देखें ना कि आपने एक गाड़ी लेनी होती है, आप कितने इंडिकेटर्स देख रहे होते हैं, इसकी रीसेल होगी या नहीं होगी, ठीक है, इसके पार्ट्स आराम से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसकी मतलब कई कितनी चीजें देखते हैं, तो आप इंडिकेटर्स ही देख रहे होते हैं ना अपना फैसला करने के। तो एक बिजनेस इन्वेस्टर जो है वो अपना फैसला किन के थ्रू करता है, वो गवर्नेंस इंडिकेटर्स के थ्रू करता है। इसी तरह जो आपकी अलोकेशन ऑफ फंड्स होती है वो भी गवर्नेंस इंडिकेटर्स को देख के होती है। जहां गवर्नेंस इंडिकेटर्स खराब होंगे, यानी कि जिस 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 सेक्टर को बेहतर करना होगा वहां पे ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। ठीक है। इसी तरह कोई लीगल फ्रेमवर्क बनाना हो तो उसको भी गवर्नेंस इंडिकेटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया। इसी तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जैसे सीपेक, जैसे कोई डैम बन रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उन बड़े प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए, उनको इवेलुएट करने के लिए भी गवर्नेंस इंडिकेटर्स इस्तेमाल होते हैं। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, बट आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ देम। देखें, हम उन गवर्नेंस इंडिकेटर्स के थ्रू क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, क्या जांचने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या मैं जो काम कर रहा हूं उसमें पैसे ठीक से लग रहे हैं या नहीं लग रहे, उसमें काम टाइमली हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर है ये बात। No, governance does not mean just an organization. Yes, every organization has its own governance, but here we are talking about the bigger picture of governance in the whole country. अच्छा, ये जो मैंने आपको बात बताई है कि गवर्नेंस के इंडिकेटर्स इस्तेमाल होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन के लिए और मॉनिटरिंग के लिए भी, इज एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस पॉइंट? अगर आपको नहीं समझ आई तो प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं दोबारा बता सकूं। देखिए, गवर्नेंस इंडिकेटर्स का काम है ये इंडिकेट करना, ये जांचना, ये पढ़ना कि आपके उस प्रोजेक्ट आपका जो प्रोजेक्ट है वो गुड गवर्नेंस के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं दोबारा बताता हूँ, मैं इसको डिफरेंट तरीके से बताता हूँ। द जॉब ऑफ द इंडिकेटर्स is to study whether the characteristics of good governance are present or not। ठीक है। आप गवर्नेंस इंडिकेटर इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आप ये पढ़ सकें, ये जान सकें, इस चीज को स्कोर कर सकें कि गुड गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके निजाम के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर, आपके प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है या नहीं मौजूद। तो जितने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स गुड गवर्नेंस के मौजूद होंगे आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आपके निजाम के अंदर, आपका गवर्नेंस इंडिकेटर्स का स्कोर अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा होगा। So this is the job of the governance indicators, to study whether the good governance exists or not। तो हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है ताकि ये पढ़ सकें कि हम हमारे प्रोजेक्ट में एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस है मौजूद या नहीं। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं इसके थ्रू हम अपने बेंचमार्क सेट करते हैं। अब क्लियर हुआ है पॉइंट? ओके। सो अच्छा, इसी तरह इन इंडिकेटर्स को बेंचमार्क्स करने के लिए भी, बेंचमार्क्स बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लेट से आप यूनिवर्सिटी में गए, आपने 2 सेमेस्टर गुजारे, आपका जीपीए था कोई 2.7 2.8, ठीक है।
आपने क्या किया, आप अपने लिए एम बनाते हैं कि मैं 8वें सेमेस्टर तक इस 2.8 जीपीए को 3.5 पे लेके जाऊंगा। आपने क्या किया, आपने अपने लिए एक बेंचमार्क सेट किया, एक ऑब्जेक्टिव सेट किया। कंट्री के अंदर भी ऐसे ही ये बेंचमार्क सेट करने के लिए गवर्नेंस इंडिकेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान ये कहे कि आज हम दुनिया में 150वें नंबर पे हैं व्हेन इट कम्स टू करप्शन, कंट्रोल ऑफ करप्शन, तो मैं अगले 10 सालों में 150 से पहले 100 में आना चाहता हूँ। सो गवर्नेंस इंडिकेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं हम बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी। गवर्नेंस इंडिकेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है लीगल फ्रेमवर्क बनाने के लिए, प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए, इवन बेंचमार्क सेट करने के लिए। गवर्नेंस इंडिकेटर्स को मीडिया भी इस्तेमाल करता है। कोई बता सकता है कि वो कैसे इस्तेमाल करते हैं? हाउ डज मीडिया यूटिलाइजेस गवर्नेंस इंडिकेटर्स? देखिए, मीडिया इस्तेमाल करता है गवर्नमेंट इंडिकेटर्स को उनकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल कंपेयर करके, या उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, या उनको अप्रिशिएट करने के लिए। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी इस्तेमाल करते हैं गवर्नेंस इंडिकेटर्स को अपने रिसर्च टॉपिक के, अपने रिसर्च पेपर्स के अंदर। तो इन सबका इस्तेमाल ये करते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि इंडिकेटर जरूरी क्यों है? क्योंकि ये जो गुड गवर्नेंस का और गवर्नेंस को बेहतर करने का ये जो सोच है, ये कोई इतनी पुरानी नहीं है दुनिया में। ये सोच 1980s 1990s में डेवलप होना शुरू हुई है। इससे पहले गवर्नेंस को इम्प्रूव करने का इतना फोकस नहीं था। तो क्यों हुआ ऐसे? अगेन ये एक बहुत, एक अब ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर बहुत चीजें चल रही होती हैं, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क आ रहे होते हैं हर चीज को। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को ये बात पता होगी कि पिछली सेंचुरी के अंदर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं, सर्द जंग, जिसकी वजह से दो दुनिया के हिस्से बने हुए थे। अब जब वो दो दुनिया के हिस्से बने हुए थे, एक हिस्सा अमेरिका और उसकी कंट्रीज उसके साथी थे, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और उसके साथी थे, तो ये अमेरिका वाले या सोवियत यूनियन वाले अपनी साइड की कंट्रीज को खुश करने के लिए, उनको अपनी साइड पे रखने के लिए क्या करते थे? उनको पैसे देते थे, उनको एड्स देते थे, और कोई ये नहीं पूछता था कि वो एड कहाँ गई। अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौरान हर किस्म की गवर्नमेंट्स को एक्सेप्ट किया, उनको पैसे दिए। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मुल्क दुनिया की बात कर रहा हूँ। उस टाइम अमेरिका ये नहीं देखता था कि डिक्टेटरशिप है या नहीं, डेमोक्रेसी है या नहीं, ह्यूमन राइट्स वॉलेशन है या नहीं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है हो रहे या नहीं हो रहे, जिस तरह आज बोल रहा होता। उस टाइम नहीं बोलते थे। उस टाइम ऑल दे नीडेड वाज अ सपोर्ट। ठीक है, तो एड का दौर था। लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हुई, तो एड से दुनिया किस चीज की तरफ शिफ्ट हो गई? इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट होगी। अब दुनिया में कोई किसी को एड नहीं देता इस तरह, मतलब बिल्कुल रेगुलर। हाँ, बहुत इमरजेंसी में फोर्स दी जाती है, अभी भी एड्स दी जाती है, बट उस तरह नहीं जिस तरह पहले दी जाती थी। अब दौर किस चीज का है? इन्वेस्टमेंट्स का है। तो आप मुझे बताइए कि अब पाकिस्तान ने अगर इन्वेस्टमेंट्स लेके आनी है अपने मुल्क के अंदर, तो पाकिस्तान को किस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा? अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को काम करने के पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान ने अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना है, तो पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? अपने गवर्नेंस इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान के गवर्नेंस के इंडिकेटर्स इम्प्रूव होंगे, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान की गवर्नेंस बेहतर हो रही होगी, तभी वो इम्प्रूव हो रहे होंगे। तो इंडिकेटर्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दुनिया का निजाम बदल चुका है। अब ज्यादा फोकस किसी भी मुल्क के गवर्नेंस को बेहतर करने का।
क्लियर हो गया? तो अब हम चलते हैं कि मैं किन इंडिकेटर्स की बार बार बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज इंडिकेटर्स जिनको वर्ल्ड बैंक ने हमें बताया, और उनका नाम है वर्ल्ड वाइड, ये वाइड लिख दीजिए, वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स, WGI इनको कहते हैं। ठीक है, ये 6 इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें वर्ल्ड बैंक ने दिए, 6 इंडिकेटर्स, और ये आपके सामने लिखे हुए: वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, public stability, political stability and absence of violence, government effectiveness, regulatory authorities and their quality, rule of law, control of corruption. अब चूंकि हम इतनी बात कर चुके हैं इन सारी चीजों से रिलेटेड के इन 6 पॉइंट्स को पढ़ के ही हम समझ सकते हैं कि आगे क्या बात करने लगे। देखिए, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी का एक स्कोर होता है। चले आप मुझे बताइए कि अगर मैं पाकिस्तान में वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी के इंडिकेटर को स्कोर करना चाहता हूं, यानी कि इसको कोई मार्क्स लगाना चाहता हूं इसके, तो मुझे किन किन चीजों को स्टडी करना पड़ेगा? व्हाट वुड आई हैव टू स्टडी? I'd have to study participation. Okay. Anything else? कोई और? बिल्कुल ठीक है, नैब जैसे इंस्टीट्यूशंस के वर्किंग को, करप्शन को, ह्यूमन राइट्स को, रूल ऑफ लॉ को। वेरी गुड, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांटेड टू गिव यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, हर इंडिकेटर का हमने क्या देखना है? हमने हर इंडिकेटर से रिलेटेड ना 3 चीजें देखनी है। हमने पहली चीज देखनी है कि किन किन चीजों को स्टडी करके, यानी कि किन किन वेरिएबल्स को स्टडी करके हम उसका स्कोर करते हैं। यानी कि आपने जैसे बताया, आपने बेसिकली मुझे क्या बताया है? आपने मुझे सारे के सारे वेरिएबल्स बताए हैं कि अगर मैं पाकिस्तान में वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी को स्कोर करना चाहता हूं तो मुझे कौन कौन से वेरिएबल्स देखने चाहिए। पहली चीज हम ये स्टडी करेंगे, और दूसरी चीज हम ये स्टडी करेंगे, बल्कि वो आप ही मुझे बताएंगे कि अगर किसी मुल्क में वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी का स्कोर कम है तो इससे क्या चीज शो होती है। दे आर डिफरेंट थिंग्स, उन्होंने उसको कंबाइन किया हुआ है क्योंकि उनका काफी आपस में इंटरकनेक्शन है। मेरे ख्याल से मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब मैं आपको गुड गवर्नेंस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया भी था कि वॉइस का यहाँ पे मतलब है पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी दे सॉर्ट ऑफ गो हैंड इन हैंड। तो आपने ये तो मुझे बता दिया कि नहीं समैया, वो तो सही है, लैक ऑफ गुड गवर्नेंस तो शो होता है, बट स्पेसिफिकली आपने बताना है यस कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सप्रेस्ड है, अथॉरिटेरियन गवर्नेंस है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल यही चीज है। तो आपने हर इंडिकेटर की दो जो चीजें समझनी है। पहली, कि वो किन किन वेरिएबल्स को पढ़ के हमने उसको स्कोर किया। जैसे कि अगर आपने वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी को पढ़ना है तो आप इस मुल्क में डेमोक्रेसी को देखेंगे, आप उस मुल्क में देखेंगे कि पॉलिटिकल राइट्स हैं या नहीं, लोगों को वोट डालने की मौका मिलता है या नहीं मिलता, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं, लोग कॉन्फिडेंस भी करते हैं इलेक्शन प्रोसेस में या नहीं करते। क्योंकि अगर आपके मुल्क में वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी का स्कोर कम है तो इससे ये एक परसेप्शन जाएगी कि आपके मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ मीडिया नहीं है, अथॉरिटेरियन गवर्नेंस है। तो सबको समझ आ गया कि हमने हर इंडिकेटर को लेके क्या चीज स्टडी करनी है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वी आर जस्ट स्ट्रक्चरिंग इट नाउ। कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड इंडिकेटर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म। अगर मैंने एक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ वायलेंस स्लैश टेररिज्म को स्टडी करना है तो मुझे कौन कौन से वेरिएबल्स को स्टडी करना पड़ेगा, बताइए।
देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस इंडिकेटर को स्कोर करना चाहता हूं पाकिस्तान में, मेजर करना चाहता हूं, तो मुझे किन चीजों को स्टडी करना पड़ेगा? व्हाट वुड बी माय वेरिएबल्स? मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुल्क में, हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी है वो कितनी है, कितनी दफा डिक्टेटरशिप आई, कितनी दफा टेररिस्ट अटैक्स हुए, कितनी दफा आपके मुल्क में जो है पॉलिटिशियंस को टेररिस्ट अटैक्स का सामना करना पड़ा, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स कितने हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशन, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें आ जाती है। दीज आर ऑल वेरिएबल्स। क्योंकि अगर पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या एब्सेंस ऑफ वायलेंस का स्कोर कम है, जो कि है, तो उससे ये शो होगा कि हमारे मुल्क में कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है, हमारे मुल्क में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अभी भी स्टेबल नहीं है, हमारे मुल्क में अभी भी जो टेररिज्म से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो चल रही हैं। पाकिस्तान ने बहुत इंप्रूवमेंट की है पिछले कुछ अरसे में इन चीजों के अंदर, बट अभी भी जो रैंकिंग है पाकिस्तान की वो बहुत कम। क्योंकि अगर आपने अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करना है तो आपको कंटिन्यूअसली बहुत काम करना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह एक और इंडिकेटर है गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस, दैट इज अनदर इंडिकेटर। अब आप बताइए कि अगर आपने गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस को स्टडी करना है तो आप किन वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे? हम देखेंगे अपने मुल्क में सर्विस डिलीवरी, हेल्थ की, एजुकेशन की, पानी की, बिजली की, गैस की, सिक्योरिटी की, राइट? ये चीजें हम स्टडी करेंगे। वेस्ट डिस्पोजल की, ट्रांसपोर्टेशन की, मेंटेनेंस की। तो अगर ये वेरिएबल्स होंगे मेरे, अगर मुल्क में गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस कमजोर है तो इससे क्या शो होगा? चले बताएं। इफ द स्कोर ऑफ गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस इज लो इन अ कंट्री, which is in case of Pakistan, it would show what? पहली चीज, इट वुड शो कि हमारे मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इनफेक्टिव है, हमारे मुल्क की जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है वो अनस्टेबल है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो अनस्टेबल है, हमारे मुल्क में जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस है या क्वालिटी ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो खराब है, हमारे मुल्क में क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट जो है, देखिए ना, हर गवर्नमेंट भी क्रेडिबिलिटी होती है। हर गवर्नमेंट एक वादे करके आती है कि मैं फलां करूंगा, फलां करूंगा, फलां करूंगा। अगर वो नहीं करती तो इससे क्या चीज खराब होती है? गवर्नमेंट्स की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। तो डू यू गाइस अंडरस्टैंड? क्योंकि आपसे सवालात जो हैं, चले वो मैं अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस कर लूंगा कि सवालात किस तरह के पूछे जाते हैं। तो अच्छा, इसी तरह रेगुलेटरी क्वालिटीज, रेगुलेटरी का वर्ड का मतलब होता है, रेगुलेट का मतलब होता है, मतलब देखे ना, मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटरी बॉडीज क्या होती हैं जब हम गवर्नेंस में मार्केट की बात करें। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज का काम यही होता है कि वो इदारों की परफॉर्मेंस को देखें। जैसे एफबीआर भी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि टैक्स को रेगुलेट करती है। नेपरा, ओगरा, पेमरा, ये सब इनका मकसद क्या है? कि आप टैक्स को रेगुलेट, आप ये देखें कि आपके मुल्क में जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं या कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं या कम हो रही है, नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। SECP फॉर एग्जांपल, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये भी एक इदारा है जो कि हमारे मुल्क में बिजनेसेस को रेगुलेट करता है। जितना आप आगे पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज बहुत सी हैं पाकिस्तान में।
तो अगर पाकिस्तान का रेगुलेटरी क्वालिटी का स्कोर कम है, तो इससे ये शो होगा कि पाकिस्तान में जो साउंड पॉलिसीज हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए वो नहीं बनती। उससे ये शो होगा कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन का निजाम ठीक नहीं है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट लोग नहीं करना चाहते, पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, पाकिस्तान में बहुत से ट्रेडिंग बैरियर्स हैं। उससे ये शो होगा कि पाकिस्तान में एक बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। क्लियर? यहां तक सब क्लियर है मेरे साथ? चले, दो हमारे इंडिकेटर्स रह गए हैं। वो आ, हम इंशाल्लाह उसको अब मैं नेक्स्ट में ले जाऊंगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी हमें, जल्दी जल्दी कर लेंगे। लेकिन मेरा मकसद ये है कि अभी जो 2-3 मिनट हमारे बच गए हैं, बजाय इसके कि मैं उनको कंप्लीट करने में लगा हूं, मैं इसको जरा समराइज कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग थे वो नहीं शुरू में ज्वाइन कर सके थे। तो वी स्टार्टेड आवर कॉन्वर्सेशन। एक वो ये है रूल ऑफ लॉ, सही है, और एक आपका ये है कंट्रोल ऑफ करप्शन। ठीक है, ये हम नेक्स्ट टाइम में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। बट हमने शुरू किया कि कैसे मार्केट गवर्नेंस से नेटवर्क गवर्नेंस की तरफ बात आई। इसलिए आई क्योंकि गवर्नमेंट्स को ये फील होना शुरू हुआ कि उन्होंने अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल सॉवरेनिटी को लूज करना शुरू किया है, इन्होंने अपनी अथॉरिटी को लूज करना शुरू किया है। और दुनिया में ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, एजिंग पॉपुलेशन, जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं संभाल सकता, तो इसके लिए पब्लिक सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो वो शिफ्ट आया मार्केट से नेटवर्क की तरफ। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हम गुड गवर्नेंस की तरफ गए, हमने गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन देखी, हमने गुड गवर्नेंस कैसे इस्तेमाल होती है, कि वो यू नो पब्लिक गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, एजेंडा को सेट करने के लिए, रिफॉर्म्स करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर हमने देखा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये विकेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए गुड गवर्नेंस जरूरी है, लोगों की डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए गुड गवर्नेंस जरूरी है। फिर वी सॉ द 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस गिवन टू अस बाय वर्ल्ड बैंक। हमने एक एक को देखा कि हर एक कैसे गवर्नेंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है और कैसा एक दूसरे से सब लिंक्ड है। देन वी केम अप विद अ डेफिनेटिव definition of the term governance through definition given by the World Bank and through UNDP. And finally, we came up with our final aspect of the whole topic of governance, which was the governance indicators. तो ये जो सारे का सारी हमारी कॉन्वर्सेशन थी, ये सबसे मुश्किल पोर्शन है इस पूरे सिलेबस का। ये अगर आपको समझ आ गया है, आगे इट्स वेरी इजी। सो ऑल क्लियर? इट वाजंट डिफरेंट, इट वाज मोर एलैबोरेट। जी जी, मैं बात करूंगा कंसेक्टिव क्लासेस की इंशाल्लाह। चले, ओके, inshallah, I'll see you, take care, Allah Hafiz. And slides, please start focusing on making notes in the class. That's why I don't give you